and hydrogen atom according to the Bohr model. तो gyromagnetic ratio क्या होता है? बेसिकली द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए आता है दिस वन। ओके, माइनस यहाँ पे क्या बताता है कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है, बिकॉज दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज यहाँ पे है। तो आगे हम केवल मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, तो इनको हटा भी सकते हो आप। ओके, तो द इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑर्बिट इज इन, यस, इसमें कौन से ऑर्बिट में है उसका कोई भी रोल नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है इसमें। एंड यू कैन सी दिस इज नेगेटिव, तो ये भी करेक्ट है यहाँ पे। पॉजिटिव इंक्रीज विद द क्वांटम नंबर, नहीं, ऐसा कोई डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं है, तो इसके आंसर ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4.8, कंसिडर अ वायर कैरिंग स्टेडी करंट। स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, आई प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और जो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। कंसिडर द चार्जेस इनसाइड द वायर। देखो, वायर के अंदर आपको चार्जेस को कंसिडर करना है, ये भी इसमें गिवन है। इट इज नोन दैट द मैग्नेटिक फोर्स डू नो वर्क। हाँ, ये बिल्कुल डायरेक्शन चेंज करता है, नो वर्क डन। दिस इंप्लाइज दैट, तो काफी क्वेश्चंस के हमको आंसर देने हैं। सो इसको ऐसे समझो कि ये एक वायर है, ओके, इसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज लाइक इनवर्ट, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है यहाँ पे बी, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। देखो, अगर इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगा तो जो फोर्स है करंट एलिमेंट पे, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये जो फोर्स है वो किधर लगेगा? इधर लगेगा। इधर लगेगा तो बच्चों इसमें इधर वेलोसिटी आएगी। अब वेलोसिटी आएगी तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं उन पे जो फोर्स लगेगा, एफ डैश भी आप बोल सकते हो, वो क्या कैसे लगेगा? v वेक्टर क्रॉस p वेक्टर के अकॉर्डिंग लगेगा। अब v इधर है, b इधर है, तो ये जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्जेस पे, इधर की तरफ, f डैश। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा और नेगेटिव इधर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की टोटल सिचुएशन अपने पास है। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। तो फर्स्ट, द मोशन ऑफ द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर इज अनअफेक्टेड। तो क्या बोला? अनअफेक्टेड बाय बी सिंस दे डू नॉट अब्सॉर्ब द एनर्जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इफेक्ट होगा। एज यू कैन सी कि इधर पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो चुका है और इधर ये नेगेटिव अगर है, तो बिल्कुल अफेक्ट होगा, तो ये तो रॉन्ग है। Some charges inside the wire move to the surface as a result of B, तो बिल्कुल सही है, as a result of B presence of magnetic field, ये देखो यहाँ पे आ गए हैं। नेक्स्ट, इफ द वायर मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर ये वायर मूव करता है, जो करंट कैरिंग वायर है, नो वर्क इज डन बाय द फोर्स। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं, इस फोर्स ने यहाँ पे वर्क किया, और वर्क किया तभी तो चार्जेस को इस साइड और इस साइड यहाँ पे डिस्टर्बेंस मतलब डिस्प्लेस किया है, तो दिस इज रॉन्ग। If the wire move under the influence of B, no work is done by the magnetic force on the ion assumed fixed within the wire। तो जो आयंस है और जो फिक्स्ड हैं, जो मूव नहीं कर सकते, बॉन्डेड हैं, तो वो अगर मूव नहीं करेंगे तो उन पे मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स ने उन पे कोई भी वर्क नहीं किया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इसमें बी एंड डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जो क्वेश्चन नंबर 4.9 में गिवन है, टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कोएक्सियल लूप्स, ओके, एक ही एक्सिस है दोनों का, करंट आई इन द ऑपोजिट सेंस, सिंपल एम्पेयर्स लूप passes through both of them once, एक बार पास करता है, कॉलिंग द लूप एज सी। तो सिचुएशन कुछ ऐसे है कि एक लूप तो
ये हो गया, और इसके जैसे ही एक दूसरा लूप आप ले सकते हो, कुछ ऐसे है, और इनका जो एक्सिस है वो कॉमन एक्सिस है, मीन्स सेम एक्सिस पे है, ऐसे कुछ। तो भाई एक में करंट चल रही है ऐसे, और एक में करंट चल रही है ऐसे, ठीक है। तो एक का मैग्नेटिक फील्ड इस वाले, इसको फर्स्ट बोल लो आप, इसको सेकंड बोल लो। तो अगर हम यहाँ कहीं पे बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड B1 इधर की तरफ होगा, एंड सेकंड वाले का मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा। तो मतलब जीरो भी कुछ हो सकता है बीच में कहीं पे। अच्छा, अब आपने एक लूप बनाया है जो दोनों से वंस जो या एक बार पास होता है कुछ, तो ऐसे मान लो ये कोई लूप हो गया ऐसे, इसको हमने बोल दिया सी। ओके, तो फर्स्ट बोल रहा है कि बी वेक्टर डॉट डी, तो एम्पियर्स लूप अगर आप इसके लिए लगाओगे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो दिस इज म्यू नॉट। ओके, तो एक में देखो करंट आ रही है और एक में जा रही है, दोनों की अपोजिट सेंस में मूव कर रही है, ठीक है, फ्लो कर रही है करंट, तो दिस विल बी जीरो। तो ये तो पहला तो रॉन्ग हो गया है ना, ये पहला तो रॉन्ग हो गया। द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंस ऑफ सी, मतलब इस सी को आप कैसे लेते हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में करंट जो है ना ऑपोजिट सेंस में है, तो इसका आंसर जीरो ही आना है। तो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा सी को आपने कैसे लिया है, और ये तो फॉलो ही करना है कि वंस दोनों से ही पास करना चाहिए, तो बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट है, तो दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखो, देर में भी आने वाली है, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप किसी एक साइड से, मतलब यहां से या यहां से आप इसको देख रहे हो तो ओके। अब देखो सी जो ऑप्शन है, देर मे बी ए पॉइंट ऑन सी वेयर बी डी एल आर परपेंडिकुलर, तो इसको अगर आप एक्सप्लेन करो तो बी डी एल कोस थीटा, और ये क्या है बच्चों, जीरो। देखो डीएल एलिमेंट तो सब जगह आपको सी पर मिलेगा, और बी हर जगह जीरो नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मल्टीपल जीरो है, तो उसके लिए ये कोस थीटा भी तो रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, मतलब थीटा वहां पे 90 डिग्री हो सकता है। तो 90 डिग्री होगा तो उसके लिए भी ये टर्म कितनी होगी, जीरो होगी, तो ये कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है। तो इसलिए लिखा है देयर मे बी ए पॉइंट, मे बी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, on C where B and DL are perpendicular. So this is also correct. D option B, Venice is everywhere on C. तो भाई ऐसा कुछ नहीं कि हर जगह जो है ना B जो है डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे वेनिस हो सकता है, पर हर जगह आप ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दैट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे B एंड C is the करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो एक क्वेश्चन है 4.10, a cubical region of space is filled with some यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इंपॉर्टेंट, एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों यूनिफॉर्म है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर फ्रॉम द क्यूब अक्रॉस वन ऑफ इट्स फेज विद द वेलोसिटी v, सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करता है इसमें, ठीक है, इस पे चार्ज नेगेटिव है, एंड ए पॉजिट्रॉन एंटर बाय द ऑपोजिट फेज विद द वेलोसिटी -v। ऑपोजिट फेस है तो इसकी वेलोसिटी भाई ऑपोजिट है, तो ये इधर से आ रहा है, और इस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं किसी भी सेंस में, तो ऑब्वियसली इसकी जो वेलोसिटी वो नेगेटिव होगी। तो अगर हम इन पे इलेक्ट्रिक, जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बोथ द पार्टिकल कोज द आइडेंटिकल एक्सेलरेशन, तो भाई आइडेंटिकल एक्सेलरेशन के लिए देख लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो -e डिवाइडेड बाई मास ऑफ, ये होगा, राइट। एंड अगर जो आपके पॉजिट्रॉन है उस पे अगर बात करें तो उसका होगा ये। तो भाई ये तो बोथ द पार्टिकल कोज द आइडेंटिकल एक्सेलरेशन नहीं है भाई, दोनों की डायरेक्शन देखो यहाँ पे ऑपोजिट है, तो ये बिल्कुल
रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट वाला। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बोथ द पार्टिकल कोज इक्वल एक्सेलरेशन। तो ये हम देखेंगे, देखो इक्वल एक्सेलरेशन। ओके, तो ये ए का मैटर तो सॉल्व हो गया। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स होता है मूविंग चार्ज पर। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे देखूं तो वो हो जाएगा माइनस ई वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और अगर पॉजिट्रॉन पे हम लोग देखें मैग्नेटिक फोर्स तो हो जाएगा ई, क्योंकि चार्ज तो सेम ही होता है लेकिन माइनस वी है जो, तो इस माइनस को अगर मैं बाहर लूंगा तो ये यहाँ पे जाएगा, तो वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर हो गया। अच्छा, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, देखो फोर्स सेम है, फोर्सेस जो है वो सेम लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। सो द एक्सेलरेशन मैग्नेटिक, due to the magnetic force the acceleration will be आइडेंटिकल होगा बच्चों, दोनों में ही देखो यही होगा। ठीक है, सेम, और यही इसके लिए पॉजिट्रॉन के लिए भी आ जाएगा, तो दैट इज करेक्ट। फिर है बोथ पार्टिकल गेन और लॉस एनर्जी एट द सेम रेट। अच्छा, अब देखो एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी या जो भी है, तो वो जो आएगी बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स से तो कोई होगा नहीं यहाँ पे चेंज, क्योंकि वो डायरेक्शन कोई चेंज करेगा। तो जो भी गेन और लॉस होगा दैट इज ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही केसेस में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो सेम है। ठीक है, दैट इज सेम। इसका मतलब द चेंज इन velocity per unit time is going to be same in both the cases। डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ पार्टिकल गेन और लॉस द एनर्जी एट द सेम रेट। अब इसको देखो एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लग रहा है, तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी पॉजिट्रॉन है, इसको हम देखें तो इस पर जो है जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को देखो तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, मतलब स्पीड क्या होगी, यहाँ पे भी डिक्रीज होगी, तो सेम रेट से स्पीड यहाँ पे डिक्रीमेंट होगी। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है वो तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे कि इसका इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, एक्सीलरेशन में भी देखो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव है, बट जो रेट ऑफ चेंज लॉस और गेन ऑफ एनर्जी होगा वो यहाँ पे सेम रेट में होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम आते हैं बोथ द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज डिटरमाइंड बाय बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही होगा, ऐसा कुछ ये बोल रहा है। तो बच्चों जो भी एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का या जो भी मोशन होगा वो डिस्टर्ब कब नहीं होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स वहां पे जीरो होगा। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो नेट जो फोर्स है वो कौन सा है। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रिक का मैं देखूं, इलेक्ट्रिक तो वो तो अपने पास आ रहा है माइनस ई। ठीक है, और दूसरे पे, और बच्चों ये तो देखो जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई रोल नहीं है, वो एब्सेंट है, ड्यू टू दैट देयर इज नो चेंज इन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक का और देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक का देखो बच्चों, आपने यहाँ पे और यहाँ पे देखा, अगर इसको अगर ध्यान से अपन सोल्व करते हैं तो माइनस माइनस ये माइनस टू ई वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो भाई इलेक्ट्रिक तो जीरो है लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स वहां पे है, तो यही अब डिसाइड करेगा द सेंटर ऑफ मास का मोशन। तो द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज डिटरमाइंड बाय बी अलोन, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसके जो करेक्ट आंसर दैट इज बी सी एंड डी।
क्वेश्चन नंबर 4.11 में एक चार्ज पार्टिकल वुड कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ रीजन वेयर इज, कहाँ कहाँ ये पॉसिबल है, किस किस सिचुएशन में पॉसिबल है। देखो भाई, वो सिंपल सा सिचुएशन और फंडा है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ओके, द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज क्यू ई वेक्टर। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को आप एंटर करवाओगे, ठीक है, तो वहां पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो वेलोसिटी में चेंज आपको मिलेगा। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, तो उस वाले केस में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और अनडिफ्लेक्टेड सीधा निकल जाएगा। तो ये एक सिचुएशन है। लेकिन अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहीं पे है, तो वो हमेशा ही इसकी वेलोसिटी में चेंज करेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, लेकिन फिर भी उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा और कंटिन्यूस सेम वेलोसिटी से जा रहा है। तो वो कब पॉसिबल है? जब ये बी वाला। ओके, सो दिस इज करेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स में तो भाई बहुत सारी चीजें, रेस्पॉन्सिव वी बी साइन थीटा। तो देखो भाई, अगर मैग्नेटिक फोर्स तो कब लग सकता है, कब जीरो हो सकता है? अगर थीटा जीरो हो या 180 डिग्री हो, तो वहां पर भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स वहां पे जीरो होगा और वो अनडिफ्लेक्टेड सीधा निकल जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। तो ये वाली सिचुएशन देखो, बी जो ए है बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, थीटा में भी जीरो और 180 डिग्री। तो ये सिचुएशन बन सकती है। सिमिलरली लास्ट भी है ना, कि दोनों ही जीरो हो। लेकिन भाई ये कभी भी नहीं हो सकता कि मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो तो भाई आपको चेंज करेगा, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाने देगा। तो ए बी डी विल बी द करेक्ट आंसर।